आई गेस कि लास्ट टाइम हम जो है वो टीईएम पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम आगे दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एसईएम और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टीईएम हम लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक है। तो इससे आगे जो है वो शुरू करते हैं आज। ओके, आज हम बात करेंगे स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी की, ठीक है। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप जो है ये इट इज अ फैमिली ऑफ more than 12 different types of microscopes, and they all share a same feature, basic principle, which is the scanning the sample surface with a very sharp tip, ठीक है। तो एक शार्प टिप से हम सैंपल की सरफेस को स्कैन करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्कैनिंग प्रोब। प्रोब जो है वो किसी भी डिवाइस को कहते हैं जो आप कोई एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, एनी डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर सम इन्वेस्टिगेशन। जैसे ये मेटल डिटेक्टर जो होता है, ये भी एक किस्म की एक प्रोब है। जैसे हम किसी इंडिविजुअल को स्कैन करते हैं कि उसके पास कोई मेटल की ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है, वो वेपन वगैरह। तो इसके अलावा जो टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं वो भी एक किस्म की प्रोब्स हैं। तो कोई भी डिवाइस जिसको हम कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको हम प्रोब कह सकते हैं। तो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप ऐसी फैमिली है माइक्रोस्कोप्स की जिसमें हम सैंपल की सरफेस को स्कैन करते हैं विद अ वेरी शार्प प्रोब टिप। सो इन 1981 ये कुछ साइंटिस्ट के नेम है जर्ड बेनिग एंड हेनरिच रोहर, two IBM scientists working in Zurich, Switzerland, invented the first scanning tunneling microscope. जो पहली जो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप जो इन्वेंट हुई वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप थी, जो टनलिंग बेस करती थी, ठीक है। So they were awarded with the Nobel Prize in the physics for this work, which gave birth to the development of the new family of the microscopes known as scanning probe microscope. तो सबसे पहले STM जो थी वो डेवलप हुई। STM से मुराद है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और फिर उसके बाद लेटर ऑन उसके ऊपर और भी डेवलपमेंट्स होती गई और फिर एक पूरी समझ लें कि एक क्लास और फैमिली ऑफ माइक्रोस्कोप हुई। इसमें लेकिन दो मेजर जो क्लासेस हैं वो STM और atomic force microscope scanning different year types. All the SPMs are based on the scanning approach just above the sample surface. यानी सैंपल जो है उसकी सरफेस के ऊपर हम एक स्मॉल एरिया डिसाइड कर लेते हैं, जैसे सपोज 100 नैनोमीटर बाई 100 नैनोमीटर, ठीक है। जैसे हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा कि हम इलेक्ट्रॉन बीम के साथ एक स्मॉल एरिया सैंपल के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं और उसको फिर हम स्कैन करते हैं, और मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉन्स और सैंपल के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं उनको मॉनिटर करते हैं, और उससे हम सैंपल की टोपोग्राफी या उसके जो सरफेस उसका इमेज हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम स्कैनिंग ही करेंगे, सैंपल के ऊपर एक प्री डिसाइडेड जो एरिया उसकी स्कैनिंग करेंगे, लेकिन नॉट विद एन इलेक्ट्रॉन बीम, बल्कि हम एक शार्प टिप के साथ उसको स्कैन करेंगे। और वो शार्प टिप उसकी उसी मैनर में एक रास्टर स्कैन फैशन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह से वो उसको स्कैन करती जाएगी, और जो भी सिग्नल्स उसके लिए उससे आएंगे उसको हम कंप्यूटर जो है वो एक उस एरिया का एक टोपोग्राफिक या उसका कॉन्टूर मैप उससे जनरेट कर देगा, ठीक है। जो भी उसके ऊपर फीचर्स हैं, पीक्स हैं, वैलीज हैं, डिप्रेशंस, इंप्रेशंस वगैरह, वो सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो SPM जो है बेसिकली इसमें हम की सरफेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इनडायरेक्टली, जो SCM है और TEM है उसमें हम डायरेक्टली सरफेस को यूज कर रहे हैं, लाइट की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज कर रहे हैं। वो एक किस्म की होती है डायरेक्ट इंस्पेक्शन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
क्योंकि हम सैंपल को देख नहीं रहते बल्कि उसको हम फील कर रहे होते हैं, ठीक है। एक टिप के साथ, जैसे जो आप अगर आंखें बंद करके किसी सरफेस के ऊपर अपनी फिंगर से उसको स्कैन करें, यानी अपनी जो फिंगर उसके ऊपर फेरे, तो आपको पता चलता है वो सरफेस जो है वो कितनी स्मूथ है। अगर उसके अंदर अगर वो सरफेस रफ है या स्मूथ है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। जो आपकी सेंस है टच की, उससे आपको पता चल जाता है। या फिर इस एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे जो ब्लाइंड पीपल, हाउ दे रीड सम टेक्स्ट, वो किस तरह से रीड करते हैं कि उनकी जो बुक्स होती हैं दे आर स्पेशली रिटन और डिजाइन, कि जो भी वर्ड्स वगैरह हैं, जो भी उनकी लैंग्वेज होती है, वो पैटर्न्स दे आर इंग्रेव्ड और इम्पोज्ड ऑन टू सम स्मूथ सरफेस, और वो उनको अपनी फिंगर से जो है फील करते हैं, और उनका माइंड जो है उनको वर्ड्स के अंदर लॉजिकल वर्ड्स के नाम से। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि हम सैंपल की सरफेस को एक शार्प टिप से स्कैन करते हैं, और फिर मुख्तलिफ जो इंटरेक्शंस होती हैं टिप के दरमियान और सैंपल की सरफेस के दरमियान, उन इंटरेक्शंस को हम मेजर करते हैं, और कंप्यूटर जो है वो उन मेजरमेंट करते हैं इंटू, और वो बेसिकली इमेज नहीं होता बल्कि वो एक किस्म की उसका मैप होता है, उसकी सरफेस का मैप, कि यहाँ पे इसके जो है वो पीक्स हैं, वो पीक्स इंडिकेट करें कि यहाँ पे फर्ज करें एटम्स हैं और ये इन बिटवीन दी एटम्स स्पेस है, इस तरह से। और इसका इमेज जो है वो एक कंटूर मैप की शक्ल में होता है, जिसमें जो पीक्स वगैरह होती हैं, जितना कोई एलिवेटेड एरिया होता है वो रेड कलर में होता है, और उसके बाद जैसे जैसे जो लोअर एरियाज होते हैं वो ग्रीन और ब्लू कलर के अंदर होते हैं, ठीक है। और जैसे एलिवेशन होती है वो so while monitoring the interactions between the probe and the surface, और किस सरफेस के दरमियान मुख्तलिफ, तो हम बेसिकली दो ही टेक्निक से ऊपर करें बाय डिफॉल्ट, कह लें कि एसटीएम और एएफएम। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और भी बहुत सी मॉडलिटीज हैं, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया। स्कैनिंग टनलिंग, ये इसको टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग करंट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं बिकॉज इट मेजर्स द टनलिंग करंट, इलेक्ट्रॉन टनलिंग करंट बिटवीन द सैंपल सरफेस एंड द, तो सैंपल सरफेस और टिप जो है दे बोथ एक्सक्लूसिवली they both be should be conductive in nature. So remains only 1 nanometer or sub nanometer, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे विल जंप फ्रॉम द टिप टू सैंपल or from sample to the tip depending upon the what kind of terminal you have attached to these tip and the sample, ठीक है। अगर टिप जो है वो पॉजिटिव हो, आपने पॉजिटिव के साथ अटैच किया और सैंपल को नेगेटिव के साथ अटैच किया, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल से टिप की तरफ जंप करेंगे। सो वट एवर द केस इज, इसमें टनलिंग करंट जो है वो मेजर करते हैं। अब टनलिंग करंट क्या होता है? टनलिंग करंट तो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टनलिंग इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज you know that the electrons they cannot cross the some energy barrier like air or space. दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जब तक आप उनको फिजिकली आपस में कनेक्ट नहीं करते, करंट जो है वो पास नहीं होता, ठीक है। अगर उनके दरमियान स्पेस हो, पास नहीं होता, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक वो फिजिकली आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक जो रूल्स है उनके मुताबिक,
लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स को अब एक दूसरे के इतना पास लाएं कि उनके दरमियान जो आपस में डिस्टेंस है वो जस्ट 1 नैनोमीटर जैसे भी कम हो जाए, तो फिर उस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जंप कर सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं टनलिंग। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन द डिस्टेंस इज 1 नैनोमीटर, एनर्जी बैरियर, या दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में जोड़ें या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड करें, वो जंप करें, तो लेकिन वो फिर भी जंप करते हैं बिकॉज देयर और their functions of both the objects they have already overlapped with each other. So electrons, it seems that they have find a way through this energy barrier. वो बजाय इसको क्रॉस करने के वो इसके अंदर से वो टनल बनाते हैं, ठीक है, यानी they find a shortcut. They do not cross this energy barrier, but they because of very low distance between them, they are able to make a tunnel through this energy barrier, ठीक है, they are able to make a tunnel through energy barrier. तो अगर आप गूगल के ऊपर टनलिंग फिनोमिना, लाइक टनलिंग करंट या इलेक्ट्रॉन टनलिंग करंट इस किस्म का लिखेंगे तो आपको बहुत सी मुख्तलिफ डायग्राम्स मिलेंगे, एंड ऑल ऑफ दोज डायग्राम्स दे सजेस्ट दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट्स, conductive objects, they are very close to each other, their functions, electron find an opportunity to make a tunnel through this energy barrier. ये एक so called tunnel है, वहाँ पे कोई टनल बनाते हैं, यानी just it is a term to explain this tunneling phenomena. तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टिप से सैंपल की तरफ मूव करते हैं, सैंपल से टिप की तरफ से मूव करते हैं, तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नाउ कॉल्ड एज करंट, और इसलिए हम इसको टनलिंग करंट कहते हैं। तो एसटीएम एक ऐसी एसपीएम की ऐसी टाइप है जिसमें हम टनलिंग करंट को मेजर करते हैं, और इसकी लिमिटेशन एक किस्म की कह लें कि ये है कि इसमें सैंपल और टिप जो है दे बोथ मस्ट बी कंडक्टिव इन नेचर, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होंगे तो फिर ही टनलिंग करंट प्रोड्यूस हो। अगर उनमें से एक भी जो है वो कंडक्टर नहीं है तो फिर टनलिंग करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हम इससे मेजरमेंट्स नहीं कर सकेंगे, ठीक। While recently developed atomic force microscope is another kind of SPM, जिसमें हम अटोमिक फोर्सेस जो है वो मेजर करते हैं। अटोमिक फोर्सेस से क्या मतलब है कि जब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत आपस में करीब लाते हैं तो उनके जो एटम्स हैं वो आपस में उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, और उस चीज को हम कहते हैं यानी एटॉमिक फोर्सेस हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एटम्स दे आर लाइक फेस टू फेस एंड द डिस्टेंस इज constantly reducing and the atoms they interact with each other. वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, और जो इस किस्म की जो इंटरेक्शन होती है it results in some kind of force, ठीक है। रिपल्शन और अट्रैक्शन भी एक किस्म की फोर्स है। इन्हीं फोर्सेस को हम मेजर करते हैं और इसलिए हम उनको एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं बिकॉज इट इज हैपनिंग एट एटॉमिक लेवल। और इन एटॉमिक फोर्सेस को मॉनिटर करके हम मेजर करके, और वो फोर्सेस क्या होती हैं, उनको हम वंडरवॉल फोर्सेस कह सकते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस किसी भी मटेरियल्स के एटम्स के दरमियान वंडरवॉल फोर्सेस हो सकती हैं, चाहे वो एक जैसे हो एटम्स या वो डिफरेंट हो। तो इन फोर्सेस को मेजर करके हम अगर सैंपल का जो सरफेस है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका हम सैंपल की सरफेस उसको हम मैप करते हैं, तो इसलिए हम इसको एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी कहते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप वाज एक्चुअली डेवलप्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द एसटीएम। एसटीएम में सिर्फ कंडक्टिव सैंपल्स को हम स्टडी कर सकते हैं एंड वी ऑल हैव टू यूज अ कंडक्टिव टिप, लेकिन एएफएम के अंदर सैंपल और टिप इट मे और मे नॉट बी कंडक्टिव, तो हर किस्म के सैंपल्स जो हैं उससे हम स्टडी कर सकते हैं। सो द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू फैमिली ऑफ स्कैनिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोप इज दैट वी आर एबल टू इमेज एंड मैनिपुलेट द मैटर एज स्मॉल एज 0.1 एंगस्ट्रॉम और 0.01 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि हम एटॉमिक रेजोल्यूशन तक अचीव कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल एटम्स को जो है वो हम देख सकते हैं कि हाउ दे आर प्लेस्ड इन, ठीक है। इंडिविजुअल एटम्स की अरेज को हम मॉनिटर कर सकते हैं, हमको ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको हम इमेज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको हाई रेजोल्यूशन टीईएम इमेजेस दिखाए थे, ठीक है। एक नैनो पार्टिकल्स के अंदर हाउ द एटम्स दे आर अरेंज्ड इन लाइन।
और जो वो जो लाइंस होती हैं वो लेटेस्ट पॉइंट प्लेन्स को इंडिकेट कर रही होती हैं, क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर जो डिफरेंट प्लेन्स हैं उनको इंडिकेट कर रही होती हैं, और जो उनकी पोजीशन होती है वो लेटेस्ट पॉइंट्स को इंडिकेट कर रही है। लेकिन वहां पे हम सिर्फ इमेजिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, हम मटेरियल को मैनिपुलेट या उसको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन जो एसपीएम जो टेक्नोलॉजी है, इससे हम इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स को वी कैन आल्सो मूव देम। एक एटम को आप एक टिप के जरिए एक कर सकते हैं, एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या नैनो पार्टिकल्स को या कार्बन नैनो ट्यूब्स को। तो ये सिर्फ हमें इमेजिंग की कैपेबिलिटी नहीं रहती, बल्कि इट आल्सो प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू मैनिपुलेट द मैटर एट as small as 0.1 angstrom or 0.01 नैनोमीटर, यानी एंगस्ट्रॉम लेवल तक हम मटेरियल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले इसकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया था आईबीएम के अंदर ही, जिन्होंने इनको डेवलप किया, ये जो दो साइंटिस्ट आपके सामने, इन्होंने सबसे पहले आईबीएम का ही लोगो जो था वो कंस्ट्रक्ट किया विद 35 जीनॉन एटम्स। जीनॉन एटम्स को, इंडिविजुअल एटम्स को उठा इस तरह से प्लेस किया कि आईबीएम जो था वो लोगो उसको उन्होंने डेवलप किया जस्ट इन ऑर्डर टू शो द कैपेबिलिटी ऑफ दिस देयर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये उसकी फर्स्ट एग्जांपल सी दैट we can manipulate the individual atoms with this microscope. So it is important in many sciences. Why it is important in many sciences? Because the study of the surfaces is an important part of the physics. Particular applications in semiconductor physics and microelectronics, and also in the chemistry, we know that catalysis is a process, very important process which happens on the surfaces of the catalyst. So here the different techniques, and they are very powerful techniques in order to study or investigate the surfaces of the different kind of materials. So surface की जो analysis है, surface analysis important, it is very crucial in almost all kind of physical sciences, physics, chemistry या जो engineering है, सब के अंदर surfaces की बहुत ज़्यादा importance है। उसके लिए भी हम अलग से इस चीज़ टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, surface, how the surface and why the surface is so important in nanomaterials and what kind of techniques they are used in order to study the surfaces। और उसमें से EM यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और SPM जो है, ये बहुत ही बेसिक समझने की रिक्वायरमेंट है इस पर्पस के लिए, इफ यू वांट टू स्टडी द सरफेस ऑफ द मटेरियल्स। STM works best with the conducting materials, but it is also possible to fix the organic molecules on a surface and study their structures. STM जो बेसिकली तो सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए यूज होता है, लेकिन people have later on come up with ideas to also study the organic molecules and other kind of materials with SPM। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि वो भी सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल्स को स्टडी हम कर सकते हैं SCM से, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। लेकिन अगर हम नॉन कंडक्टिव को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसकी सरफेस के ऊपर गोल्ड की या कार्बन की उसकी कोटिंग करते हैं और फिर हम उसको स्टडी कर सकते हैं SCM से। तो इस तरह से यहाँ पे भी people have come up with different ideas which you can find in literature, that how people had made it possible to study the surfaces with STM। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स लाइक DNA, बहुत एग्जांपल्स आपको लिटरेचर के अंदर मिलेंगी जहाँ पे लोगों ने STM को यूज किया है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और एटम्स को विजुअलाइज किया गया है इस टेक्निक के जरिए। सो हाउ डू probe microscopes work to obtain the image down to the atomic scale? How they work? हमने बात की कि टनलिंग करंट, STM जो है वो टनलिंग करंट के ऊपर बेस करता है, और AFM जो है वो एटॉमिक फोर्सेस के ऊपर बेस करता है कि इनको एटॉमिक फोर्सेस को हम मेजर करते हैं। यहाँ पे हम टनलिंग करंट को मेजर करते हैं। तो टिप को सैंपल के बहुत करीब लेके आते हैं और जो इंटरेक्शंस होती हैं उनको हम मेजर करते हैं। तो STM इज बेस्ड अपॉन द क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। ये इलेक्ट्रॉन टनलिंग जो फिनोमेना है, ये क्वांटम
फिजिक्स का ये टॉपिक है, तो जिन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं शायद उन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा हो। Scanning probe microscopes. Scanning probe microscope technology share the concept of scanning an extremely sharp tip. जो टिप जो है उसकी शार्पनेस समटाइम्स इट रीचेस अप टू सिंगल एटम तक होती है, ठीक है, लेकिन यूजुअली 3 to 15 नैनोमीटर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, या उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है टिप का वो 3 to 15 नैनोमीटर यूजुअली होता है, लेकिन सिंगल एटम्स तक भी शार्प हो सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी विद विच दे आर कंस्ट्रक्टेड। तो कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनसे इनको प्रिपेयर किया जाता है? फोटोलिथोग्राफी, ठीक है, लिथोग्राफी के ऊपर हम पहले पढ़ चुके हैं। फोटोलिथोग्राफी, नैनोलिथोग्राफी, लेजर और आयन बीम लिथोग्राफी, ये सारी ऐसी हाई टेक टेक्निक्स हैं जिनमें आप चीज़ों को इंजीनियर कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं एट नैनो स्केल। The tip is mounted onto a flexible cantilever allowing the tip to follow the surface profile। तो जब मैं ये टिप की जब मैं इतनी जो है वो टिप है और इट इज माउंटेड ऑन टू अ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर फिजिक्स में जो लिवर जिस जैसे आप पढ़ते हैं, एक क्लासिकल मशीन होती है लिवर, जिससे आप फोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से एक लिवर है, एक कह लें कि ऐसे फ्लेक्सिबल सी एक स्ट्रिप होती है जिसकी एंड के ऊपर नीचे की तरफ ऐसे माउंटेड होती है शार्प टिप, और ये लिवर का भी एक खास इसमें फंक्शन है, और इस लिवर को कैंटिलीवर कहते हैं, ठीक है। और इस लिवर का क्या फंक्शन है ये भी हम आगे जाकर देखेंगे। सो व्हेन द टिप इज ब्रॉड विद इन अबाउट 1 नैनोमीटर ऑफ द सैंपल, द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस ऑफ द टिप एंड द सैंपल दे ओवरलैप causing the electrons to tunnel across the gap। जो टिप और सैंपल में जो गैप है 1 नैनोमीटर का, वो टनल इलेक्ट्रॉन्स उसको क्रॉस कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस अ करंट व्हिच इज कॉल्ड टनलिंग करंट। और उसी करंट को फिर बाद में एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है, और कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है इनटू अ मैप ऑफ द सरफेस व्हिच इज बीइंग स्कैन्ड। व्हाट इज टनलिंग करंट, ये हमने बात कर ली है। यहाँ पे जो पॉइंट है इस यहाँ पे वो ये है कि द टनलिंग करंट व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टिप एंड द सैंपल, it is being produced between the two atoms which are coming face to face, ठीक है। एक जो टिप का जो सबसे लोएस्ट एटम होगा और सैंपल का जो एटम जो बिल्कुल उसके नीचे आएगा, तो इन दोनों के दरमियान जो टनलिंग करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब टिप यहाँ से मूव करेगी अगले एटम के ऊपर चले जाएगी, तो वहाँ पे टनलिंग, अगर वो एटम जो है वो डिफरेंट टाइप का होगा तो ज़्यादा फिर टनलिंग करंट जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरा, अगर उसमें सैंपल की सरफेस के अंदर कुछ पीक्स आती हैं और कुछ वैलीज आती हैं, तो ये टनलिंग करंट जो है वो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टनलिंग करंट इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टिप एंड द सैंपल, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस कम होता है तो उसका मतलब टनलिंग करंट बढ़ जाता है, और डिस्टेंस ज़्यादा होता है टनलिंग करंट कम हो जाता है। और ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, डिस्टेंस और टनलिंग करंट के दरमियान। डिस्टेंस बढ़ने से टनलिंग करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, और डिस्टेंस कम होने से टनलिंग करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू मॉनिटर द सरफेस ऑफ सम मटेरियल एट डाउन टू द एटॉमिक स्केल, ठीक है। कि अगर फर्ज करें कोई सरफेस जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर कोई एड एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो उसके ऊपर जाएगा तो टनलिंग करंट जो है वो अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब इन बिटवीन वो एटम्स जाएगा टनलिंग करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एटम टू एटम हम जो वेरिएशंस हैं उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग एसटीएम। तो एसटीएम का ये फायदा है कि इससे हम एटॉमिक रेजोल्यूशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई इमेज है, सम काइंड ऑफ लाइक ग्रेफाइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें इंडिविजुअल एटम्स हैं उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हम उसको ज़ाहिर है हम उसकी डायरेक्ट पिक्चर नहीं बना रहे, लेकिन हमें पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। तो क्रिस्टल के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटीज हैं, अगर कोई प्लेन्स जो हैं वो उनके अंदर डिफॉर्मिटीज है, कोई एटम्स जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर नहीं है, तो वो भी हमें पता चलता है। ये चीज़
ओके, इलेक्ट्रॉन टनलिंग इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एसटीएम का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन टनलिंग है, ठीक है। सो द एनर्जी बैरियर दैट इज द क्लासिकली फॉरबिडन, ये बात हमने कल लिया है। When the tip and the sample are brought within a sump, it's number 1 and number 2 each other. The tunneling current occurs from the tip to the sample and vice versa as long as the sample is in electrical conduct. The current can then be measured as a result of the electrons tunneling. जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा टनलिंग करेंगे, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टनलिंग करेंगे तो ज्यादा टनलिंग करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसे ये भी वही चीज है, और आपको ये जरूरत नहीं है ये मैथमेटिकल इनकी इक्वेशंस वगैरह करने की, क्योंकि इनके पीछे वी डोंट नो व्हाट इज द हाउ दे आर ड्राइव्ड, तो यूजुअली मैं इसको स्किप कर देता हूँ। सो हाइट ऑफ द बैरियर कैन roughly be approximated by the average work function of the sample and the tip. तो ये आपने चीजें पढ़ लेनी है जहाँ तक आपको समझ जाए, और ये फंक्शंस वगैरह अगर आपको ये आपने चीजें पहले की हुई हैं फिजिक्स में, फिजिक्स के आप स्टूडेंट्स हैं, तो केमिस्ट्री में मैं यूजुअली ये एक्सप्रेशंस वगैरह आई डोंट इम्पोज ऑन द स्टूडेंट्स के वो इसको याद करें कि ये क्या है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो उसको कर लें, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। सिर्फ इसका जो थ्योरी चीजें वही हम करेंगे। सो व्हाट इज द एसटीएम टिप? एसटीएम टिप जो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स की हो सकती है, आमतौर पे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल, गैलियम बी, आर्सेनाइड बी, इस किस्म के मटेरियल से हम टिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू द हाई टेक टेक्निक्स, लिथोग्राफी वगैरह। So because of the dependence of the tunneling current on the tip to the sample distance exponentially, it is then only closest atom to be, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो क्लोजेस्ट एटम्स होंगे, यानी टिप का जो लास्ट एटम होगा वो सैंपल जो बिल्कुल उसके नीचे जो एटम होगा सैंपल का, उसके साथ उसकी इंटरेक्शन होगी। तो जब टिप जो एटम वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगा फिर टनलिंग करंट होगा, लेकिन जब वो इन बिटवीन दी एटम्स जाएगा या जैसे यहाँ पे है तो फिर वो टनलिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। और फिर बात आ जाती है कि हम कैसे इसको स्कैन करते हैं। स्कैनिंग, हाउ वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द टिप और द सैंपल एट वेरी स्मॉल स्केल। उसके लिए हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज करते हैं, पीजो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं। पीजो एलिमेंट्स और पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन वाइब्रेट or which can expand and contract when their electronic environment is changed. So principle of piezoelectric element क्या होता है? The applied voltage makes the elements longer and shorter. वोल्टेज सिर्फ उस वोल्टेज को हम ट्यून करके, जो कि हम मैनुअली ट्यून नहीं करते, इट इज नॉट पॉसिबल सो शार्प ट्यूनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। तो हम सिर्फ ये कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ फीड कर देते हैं। कंप्यूटर जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही हाई टेक किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम मैनुअली इसके कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। हम उसके अंदर सिर्फ फीड कर देते हैं कि ये हम एरिया, पहले इसके साथ दूसरी माइक्रोस्कोप भी होती है तो हम सिर्फ एरिया फीड कर देते हैं, इस एरिया को उसने स्कैन करना है, ठीक है। वो एरिया जो वो माइक्रोमीटर स्केल के अंदर हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन वी डोंट नो नथिंग अबाउट इट्स डिटेल्स एट नैनो स्केल। तो हम सिर्फ एक लार्ज एरिया हम डिसाइड कर लेते हैं माइक्रो स्केल में और वो फीड कर देते हैं, उसकी डायमेंशंस कोऑर्डिनेट्स उसको दे देते हैं, और वो खुद ही टिप जो है वो टिप की जो मूवमेंट है ये भी हम खुद से मैन्युअली नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता टिप जो है वो कितना उसके पास आ रही है। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर की मदद से ही होता है। तो कॉम्बिनेशन, तो piezoelectric materials are used for in order to control the movements of the tip and the sample at such a small scale. तो ये piezoelectric materials के ऊपर ही टिप को माउंट किया हुआ है। तो बाज केसेस के अंदर सैंपल मूव करता है और बाज केसेस के अंदर जो टिप मूव करती है इन ऑर्डर टू स्कैन द सरफेस। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ज्योमेट्रीज उनकी हो सकती है यार, ठीक है। मैं पेपर जमा करवाना, ठीक है। नहीं, ऑफिस खुला
अच्छा जी, तो ये मुख्तलिफ किस्म की असेंबलीज जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की पसंद हो सकती है, जैसे ये एक्स वाई और जी डायरेक्शन में हम जब इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इसका कंट्रोल करेंगे तो ये एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शंस में इस सैंपल को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि how it moves and how it the tip is brought very close to the sample। और ये ऑटो फीड मैकेनिज्म होता है सारा के मसलन हम फीड करते हैं कि 1 नैनोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, तो जब टिप जो 1 नैनोमीटर डिस्टेंस पे आएगी तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर हम उसको एरिया बताते हैं और फिर उसको स्कैन करती है, ठीक। मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे हम इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नोट्स मेरे ख्याल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हुए हैं, तो आपने इसको पढ़ना है। इसके अलावा और भी नोट्स हैं, या ये तो सिर्फ स्लाइड्स हैं, तो और डिटेल में नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपने इस टॉपिक को पढ़ना है और फिर फर्दर हम डिस्कस इसको करेंगे नेक्स्ट वीक।